वेलकम फ्रेंड्स, लेक्चरर मैथमेटिक्स 2019 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पार्ट 3 ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, आपकी ज्योमेट्री में 2D और 3D ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियो लेक्चर में बताया था कि ये जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है लेक्चरर का, वो 2017 की तो में थोड़ा सा टफ था। ये मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मुझे सेट, रिलेशन, फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है वो थोड़े टफ लग रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब मैंने ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व किया तो यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री में दिया गया है। 20 में से आपका 16 क्वेश्चन एकदम आसान है। मतलब यहाँ पर जो ज्योमेट्री का पार्ट है ना, वो थोड़ा सा इजी हो गया है। तो यही होता है कि कोई टॉपिक थोड़ा कभी टफ हो जाता है, कोई टॉपिक आपका हार्ड हो जाता है। जैसे कि 17 में जो आपका नगरीय निकाय और पंचायत था उसमें ज्योमेट्री टफ था, लेकिन यहाँ पर 19 में ये ज्योमेट्री आसान हो गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल कम ज़्यादा होते रहता है, आपको बस अपना प्रिपरेशन अच्छे से रखना है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि ज्योमेट्री के लिए कहाँ से पढ़े, ये बच्चे लोग हमेशा पूछते हैं। तो ज्योमेट्री की अगर आपको तैयारी करनी है, 2D और 3D को आपको पढ़ना है, तो सबसे अच्छा तरीका है आप 10th की RD शर्मा की बुक ले लीजिए। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लाइन पे, प्लेन, आपका पैराबोला, हाइपरबोला, उनको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। मैंने खुद उसी बुक से तैयारी किया हुआ है। तो आप अगर इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले 10th RD शर्मा की बुक ले लीजिए। उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है, उसी से आप प्रिपरेशन करिए। उसमें से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका 99% तो अच्छे से तैयारी हो जाएगा, वहीं से हो जाएगा। बाकी आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। और आपका जो यूनिवर्सल की जो बुक है जिसकी हम प्रिपरेशन कराते हैं अपने ग्रुप में, उसमें यहाँ पर 2D 3D के क्वेश्चन थोड़ा कम है, ठीक है। तो उसके लिए हमें RD शर्मा की बुक से ही आपको पढ़ना है। वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है, द प्लेन x + y = 0 इज़, ठीक है। ये जो प्लेन दिया गया है वो उसकी जो प्रॉपर्टी वो पूछ रहा है। पहला दिया गया पैरेलल टू z एक्सिस, सेकंड है आपका पासिस थ्रू z एक्सिस, और थर्ड है आपका परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो देखिए, आपके पास प्लेन का जो इक्वेशन दिया गया है x + y = 0, तो कभी भी आपको ऐसा प्लेन का इक्वेशन दे दिया जाए तो उसको पहले तो उसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा i + j = 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर आपके पास प्लेन को आपने i और j के फॉर्म में लिख दिया है। अगर यहाँ पर z एक्सिस रहता तो +k भी आ जाता, ठीक है। तो जैसा भी आपको इक्वेशन दिया जाएगा उसको i, j, k के फॉर्म में आपको सबसे पहले लिखना है। अब यहाँ पर हम जानते हैं, जैसे अगर मैं इसको n वेक्टर का नाम दूँ, इसको अगर मैं n वेक्टर बोल देता हूँ, तो आपके पास देखिए पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर अगर आपको पैरेलल चेक कर रहे हैं, ठीक है, पैरेलल अगर चेक करना है तो इसके लिए आपको वेक्टर इनटू क्रॉस प्रोडक्ट = 0 आना चाहिए। तो आपका वो वेक्टर जो है उस एक्सिस के अलोंग आपका पैरेलल हो जाएगा। और अगर आपको परपेंडिकुलर चेक करना है तो परपेंडिकुलर के लिए n वेक्टर डॉट आपका जो एक्सिस है उसके करस्पॉन्डिंग में वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है वो 0 लाना है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो जो आपका प्लेन है वो उस एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो आपका प्लेन और वो जो एक्सिस है वो आपका पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट का आपको यूज़ करना है। तो देखिए, आपको ऑप्शन में बोला गया है पैरेलल टू z एक्सिस। अब अगर मैं z एक्सिस की बात करूं तो z एक्सिस में मेरे पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, k वेक्टर आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं पैरेलल के लिए चेक करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, i + j क्रॉस k, ये मेरा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ये 0 आ गया, k देखिए z एक्सिस बोला गया इसलिए हमने यहाँ पर k लिया है। अगर यहाँ पर x एक्सिस बोलता तो यहाँ पर i लेते, और अगर y एक्सिस बोलता तो यहाँ पर हम j लेते, ठीक है। यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो i क्रॉस k + j क्रॉस k हो जाएगा। i × k कितना होता है, -j होता है। आप जानते हैं i k j इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसमें क्रॉस में i और j का क्या होता है, i और k का -j होता है। और अगर आप k × i करते तो कितना होता है, वो j होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर j और k कितना दे देगा, आपको i दे देगा। तो यहाँ पर क्या आया आपका फाइनल आंसर, -j + i। ये आपका 0 आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका पहला ऑप्शन है पैरेलल टू z एक्सिस, ये आपका जो प्लेन है वो z एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। क्लियर है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो एक्सिस आपको दिया गया है उसके लिए आपको वेक्टर लिख लेना है और वहाँ से आपको पैरेलल चेक करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। ओके, अब चलिए सेकेंड आपका परपेंडिकुलर चेक करते हैं हम लोग। परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर एक्सिस कौन सा बोला है, z एक्सिस फिर से बोला गया है, तो हम लोग k वेक्टर ले लेंगे यहाँ पर।
तो ये क्या क्या हो जाएगा आई डॉट के प्लस जे डॉट के। और आप जानते हो आई इंटू आई डॉट प्रोडक्ट में सेम अगर आपका वेक्टर दिया गया है तो वो 1 होता है, और अगर डिफरेंट वेक्टर है तो वो 0 हो जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट में आई इंटू के क्या हो जाएगा 0, जे इंटू के भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपको क्या मिल गया 0। तो यहाँ पर से आपका ये जो गिवन प्लेन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा z एक्सिस के। सो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, सरल रेखा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू z माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 तथा समतल 2x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 5 के बीच की ज्या कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ज्या कोण कभी भी आपको पूछा जाए एक लाइन और प्लेन के बीच का, तो देखिए सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। इस प्रकार से ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ज्या के लिए यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होता है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। देखिए ये आपका जो नीचे में होता है उसको क्या बोलते हैं, दिक अनुपात बोलते हैं। तो एल एम एन को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे प्लस करके, उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ये जो आपका प्लेन है उसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, डिवाइडेड बाई एल एम एन का स्क्वायर रूट और आपका ए बी सी का स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। सिंपल से यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे और क्वेश्चन आपका इजीली यहाँ पर से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले तो मैं आपको यही यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि वीडियो को यहाँ पर रोक के आपको इसको खुद से बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिंपल से ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करते हो बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर से आप इसको एक बार खुद से बनाने का ट्राई करिए। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एल का वैल्यू हो जाएगा 3, एम इज इक्वल टू ये है 4 और एन है आपका 5। सिमिलरली ए की वैल्यू है यहाँ पर 2, बी इज इक्वल टू -2 और सी इज इक्वल टू 1। सारी चीज़ों को यहाँ पर रख देते हैं। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 5k डॉट 2i माइनस 2j प्लस k डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर देखिए डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम लोग, तो आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है आई और आई का गुणा 1 होगा, जे और जे 1 हो जाएगा, के और के 1 हो जाएगा, और अदर जाने जितने भी होंगे आई जे के वो सब 0 हो जाएंगे। तो ये आपका कितना मिल जाएगा 6 माइनस 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाई ये आपका कितना हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा आपका 9। तो ये आपको क्या मिलेगा यहाँ पर से यह आपका आ जाएगा 6 5 11, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 5 रूट 2 हो जाएगा। 50 को कैसे लिख सकते हैं 5 रूट 2 और ये हो जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा 1/5 रूट 2। तो अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो देखिए इसमें थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखा है। अगर मैं यहाँ पर रूट 2 का गुणा करके रूट 2 से भाग दे देता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगी, अगर मैं रूट 2 इंटू रूट 2 कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 10। तो रूट 2 डिवाइडेड बाई 10 आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए भाई इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ किया हमने और क्वेश्चन आपका इजीली बन चुका है। तो मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 2D 3D के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको आप RD शर्मा की बुक से बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका मेरे को लगता है कि 20 में से आप 10 क्वेश्चन तो ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी है। देखिए आपको क्वेश्चन में बोला गया है रेखा दिया गया है, इस रेखा का समतल, ये आपका समतल का इक्वेशन है, समतल में प्रतिबिंब फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूं अगर इसका चित्र बना के, तो देखिए जैसे ये आपका एक समतल दिया गया है, समतल का इक्वेशन ये हो गया और यहाँ पर एक लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन है। तो इस लाइन का इस समतल के करस्पॉन्ड में आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एक आपको इमेज प्रतिबिंब फाइंड करना है। मतलब आपको फाइंड क्या करना है, एक नया रेखा का समीकरण आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम ये रहता है कि आपको पता करना है कि ये जो लाइन है, देखिए हो सकता है लाइन ऐसा हो, ये हो सकता है लाइन ऐसा रहे, भाई लाइन किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि लाइन की प्रवृत्ति कैसी है। प्रवृत्ति कैसी है मतलब ये लाइन आपका इस प्लेन के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, उसको टच करके जा रहा है, कट कर रहा है, इन सब चीज़ों को आपको सबसे पहले तो चेक करना रहता है। तो कभी भी प्रतिबिंब का क्वेश्चन आएगा लाइन और प्लेन में तो पहला काम आपको क्या रहेगा, आपको चेक करना है कि लाइन का जो प्रवृत्ति है प्लेन के लिए वो कैसा है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखिए यह जो आपके दिक अनुपात रहते हैं, ठीक है, लाइन में 9 -1 -3, ठीक है, 9 -1 -3, इनको आप x y z में पुट करके रखेंगे और इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर वो 0 आ गया तो वो आपका पैरेलल हो जाएगा, लाइन प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए ये आपका 3 × 9 -3 × -1 +10 × -3, ठीक है।
इतना करना है ना, इसको छोड़ देना ना, कांस्टेंट को छोड़ दिया जाता है। जब आप पैरेलल चेक करते हो तो क्या करना रहता है, इनको एक्स वाई और जेड बस में पुट करना है, इक्वल टू आपको कितना लाना है, ये 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो आपका ये लाइन और प्लेन पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत बार मिस्टेक हो जाता है, हम लोग इसको भी कंसिडर कर लेते हैं, तो इसको आपको छोड़ देना है ना, ध्यान रखना, पैरेलल लेने के लिए इसको छोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा 27 + 3 - 30, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन है और ये प्लेन है आपस में पैरेलल हो जाएंगे, मतलब हमने जो ये डायग्राम बनाया है वो ऐसे ही बनने वाला है। ठीक है, हो सकता था कि अगर ये 0 नहीं आता तो कुछ और केस आ जाता, परपेंडिकुलर हो सकता था, कट करके निकल सकता था, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब आप इस बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने प्रकार के पॉसिबिलिटीज़ होते हैं और कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो लाइन है वो इस प्लेन के कैसा है, पैरेलल है। अब हमें क्या करना है, इस लाइन का प्रतिबिंब फाइंड करना है, तो इस लाइन का प्रतिबिंब यहाँ पर कहीं बनेगा। ठीक है, ये लाइन का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर कहीं पर इस प्लेन के करस्पॉन्ड में बनेगा, और हमको क्या फाइंड करना है, एक नया लाइन का इक्वेशन यहाँ पर हमें फाइंड करना है। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पर अब हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए हमें इस लाइन से इस प्लेन में एक परपेंडिकुलर खींचते हैं ऐसा, और वहाँ से दूसरे जो हम लोग लाइन चाहते हैं प्रतिबिंब, वहाँ तक एक लाइन खींच लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो लाइन है वो इस प्लेन पे कैसा है, परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर है ये चीज़? देखिए अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो अभी आप वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिए, देख लीजिए, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्यों हमने परपेंडिकुलर लिया है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लाइन जो गिवन है, इस लाइन का इक्वेशन ये है। ठीक है, तो इस लाइन में हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया है। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 1, 2 और -3 को सेटिस्फाई करेगा। ये आपका हो जाएगा 1, 2 और -3। ठीक है, ये आपका P पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपका R पॉइंट है, ये हमें R पॉइंट पहले निकालना है। R इसको ले लेते हैं, मान लो आपने ले लिया X, Y और Z ले लिया। ठीक है, ये हमें पॉइंट अभी फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम यहाँ पर ये वाला Q पॉइंट को भी फाइंड करेंगे। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इस R पॉइंट को फाइंड करते हैं, क्योंकि ये जो लाइन P है वहाँ, सॉरी लाइन, हाँ, जो ये जो लाइन L है, इस लाइन पे एक पॉइंट P है, इस P से हमने इस प्लेन पे परपेंडिकुलर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर से अब हम क्या करेंगे, देखिए आपका P पॉइंट क्या है, 1, 2 -3। ओके, तो यहाँ पर ये जो लाइन है आपका, ये आपका कैसा है, परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन का हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, कैसा हो जाएगा वो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, x - 1। ठीक है, ये ऊपर वाला चीज़, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई 3। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लाइन पे एक पॉइंट से इस प्लेन के पे हमने परपेंडिकुलर किया है, तो इसका फॉर्मूला होता है, आपका जो लाइन है x - 1, ऊपर वाली चीज़ों को लेना है, और नीचे की जगह हम क्या लोगे, आप x का कोफिशिएंट। सिमिलरली y - 2 अपॉन आपका y का कोफिशिएंट -3, ये आपका z + 3 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 10। ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन का ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसको इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग लैम्डा। अब देखिए ये जो लाइन है ये आपका यहाँ पर इस प्लेन पे टच हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट रहेगा, ये वाला पॉइंट, वो इस प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, 3 लैम्डा + 1, y इज इक्वल टू हो जाएगा -3 लैम्डा + 2, और z इज इक्वल टू हो जाएगा 10 लैम्डा - 3। ठीक है, मैंने क्या किया, x y z की वैल्यू निकाली। ये वाला x y z है ना, ये पॉइंट r, उसका मैंने अभी मान निकाला, ये हो गया आपका 3 लैम्डा + 1 -3 लैम्डा + 2 10 लैम्डा - 3। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट r है वो कहाँ पर है, इस प्लेन पे है। तो अगर वो प्लेन पे है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और प्लेन का इक्वेशन क्या है, ये वाला है, इस पे सेटिस्फाई करेगा। तो इन मानों को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 × 3 लैम्डा + 1 -3 लैम्डा + 2 प्लस 10 लैम्डा -3 -26 इज इक्वल टू 0। अब इसको पूरा इसमें पुट करना है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही में पुट कर दिया। इतना में कब पुट करते हैं, जब आपको पैरेलल या परपेंडिकुलर चेक करना रहता है, और पूरा में पुट करेंगे क्योंकि ये जो पॉइंट R है वो आपका इस प्लेन के ऊपर में स्थित है ना भाई। ये जो पॉइंट है वो इस प्लेन पे ऊपर में है, तो उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो हमने यहाँ पर x y z के मान को यहाँ पर रख दिया। यहाँ से हम लैम्डा का मान निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 9 लैम्डा + 3 प्लस 9 लैम्डा -6 प्लस 100 लैम्डा -30 -26 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 118 लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा 6 और 6 12 59, मतलब ये हो जाएगा आपका 59 राइट साइड में जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 59 डिवाइडेड बाई 118, मतलब ये आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है,
तो जैसे ही लैम्डा का वैल्यू आपको मिला है तो आप उसको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से आपका एक्स का मान कितना मिल जाएगा, अगर मैं लैम्डा के मान को रखूँगा तो ये हो जाएगा 5/2, वाई आपका हो जाएगा 1/2 और जेड आपका हो जाएगा 2। क्लियर है। मैंने क्या किया, लैम्डा का मान निकाला, उसको एक्स वाई जेड में पुट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर पुट करने से मेरे को एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, मतलब मेरे को यहाँ पर आर का मान निकल गया। आर जो पॉइंट था यहाँ पर परपेंडिकुलर पॉइंट, इसका मान मेरे को मिल गया। अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा बना लो। तो ये हो गया आपका 5/2, 1/2 और ये 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। देखिए हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, मैं मान रहा हूँ थोड़ा सा ये जो लाइन प्लेन वाला कॉन्सेप्ट है ना, कुछ क्वेश्चन थोड़ा टफ रहते हैं, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा भाई, ऐसी तो नहीं आ जाएगा ये, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अभी देखिए हमने क्या किया, P पॉइंट हो गया और ये आपका R पॉइंट हो गया और ये Q पॉइंट है। अब देखो जब आप इसका प्रतिबिंब लोगे और ये अगर उसका यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से P से लेके R की जो दूरी है वही दूरी R से लेके Q तक की दूरी होगी। जब आप यहाँ पर इसका इमेज लोगे तो जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ये रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या अब यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर आपका x1, y1 और z1, ठीक है। देखिए हमें एक्चुअल में करना क्या है, यहाँ पर ये जो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन होगा कैसे, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस y1 डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई n। इस प्रकार से रहेगा। हमें x1 y1 z1 का मान चाहिए, मतलब x1 y1 z1 चाहिए। अब ये कैसे निकलेगा, इन दोनों का सम का हाफ कितना है, ये वाला पॉइंट है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5/2। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा आपका -3 प्लस z1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपके पास x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 और यहाँ से z1 की वैल्यू हो जाएगी 7। क्लियर है। कुछ नहीं किया हमने, P और Q जो है वो आपस में R पॉइंट से समान डिस्टेंस पे है, तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लिया है। P और Q को जोड़ के आधा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x1 y1 z1 का मान निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर से अब हमारे पास जो लाइन का इक्वेशन हो क्या हो गया, x माइनस x1 का वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू z माइनस 7 डिवाइडेड बाई n। ये आ गया, देख लीजिए। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका क्या मिल गया, अभी लाइन मिल गया। अभी लाइन में एल एम एन बचा हुआ है। तो आप जानते हो कि जो प्रतिबिंब होता है उसके लिए जो दिक् अनुपात है ये आपका सेम होने वाला है। तो ये आपका एल की जगह क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा 9, एम की जगह हो जाएगा -1 और एन की जगह हो जाएगा -3। तो ये आपका प्रतिबिंब, लाइन के प्रतिबिंब का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आई थिंक डी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन था, ऐसे एक आध दो क्वेश्चन आपको बड़े मिलेंगे, हर क्वेश्चन तो एकदम छोटा सा मिलेगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये आसानी से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई सा भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में डाउट पूछना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने आपके यूट्यूब के आपके कमेंट बॉक्स में ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर आप क्वेश्चन डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है। बिंदु 2, 4, 5 और 3, 5, -4 को मिलाने वाली रेखा YZ समतल द्वारा किस अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, दो पॉइंट्स दे दिए गए हैं P और Q, और वहाँ पर YZ समतल द्वारा किस अनुपात में विभाजित हो रही है बोर्ड है, ठीक है। तो कभी भी विभाजित वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, अनुपात वाला, तो आपको एक को लैम्डा मान लेना है, एक को 1 मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये लैम्डा अनुपात 1 में इसको वो विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का। कभी भी इस प्रकार से अनुपात आता है तो आपको पता होगा कि हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, x y z इज इक्वल टू, ये आपका दो पॉइंट अगर दिए गए हैं तो ये होता है x1 प्लस लैम्डा x2 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, यही होता है आई थिंक, ये होता है, ब्रॉड चेक कर लेता हूँ मैं, x1 प्लस लैम्डा x2, हाँ ठीक है, ये वाला आपका सही है। ये हो जाएगा y1 प्लस लैम्डा y2 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 और z1 प्लस लैम्डा z2 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। ये आपका सेक्शन फार्मूला
होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें पॉइंट्स क्या दिए गए थे, आप देख लीजिए 2 4 5, तो ये आपका हो जाएगा 2 4 5, और दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है 3 5 -4। ओके, अब क्वेश्चन में एक और चीज़ बोला गया था, इज डिवाइडेड बाई वाई जेड प्लेन। तो देखिए वाई जेड जो प्लेन होता है, इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू आपको 0 लेना है। ये होता है वाई जेड प्लेन में x का मान 0 होता है ना। तो यहाँ पर अब हम इसको पुट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 y और z हो जाएगा, इज इक्वल टू ये वाला पूरा टपल हो जाएगा। तो अब मैं अगर कंपेयर करूँगा तो मैं पहले वाले को पहले वाले से कंपेयर करूँगा, तो बाकी चीज़ों को लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है फर्स्ट टपल को इस फर्स्ट वाले से कंपेयर कर लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं इसी में बना देता हूँ। वाई जेड में क्या हो गया x इक्वल टू 0, तो x का मान कितना हो गया यहाँ पर 0। अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका x1 प्लस लैम्डा x2 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा x1 प्लस लैम्डा x2 इज इक्वल टू 0 हो गया। और x1 का मान यहाँ पर आपका 2 दिया गया है और लैम्डा इंटू x2 का मान क्या दिया गया है 3, ये हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -2/3 हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको अनुपात में देखोगे तो ये आपका लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करा तो ये हो जाएगा -2/3 अनुपात 1, मतलब ये हो जाएगा -2 अनुपात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आपका 46 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, द प्लेन x - 2y + z - 6 इज इक्वल टू 0 एंड द लाइन x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3 आर रिलेटेड एज। ये दोनों लाइन और प्लेन किस प्रकार से आपस में संबंधित है। तो आपको याद होगा अभी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आई थिंक 43 में बताया था इस चीज़ को, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो देखिए 2 क्वेश्चन आपके इजीली बन जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शंस की बात की जाए तो यहाँ पर पैरेलल चेक करना है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, लाइन इन द प्लेन, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी एक प्लेन का इक्वेशन और एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है और आपको वहाँ पर अगर पैरेलल चेक करना है तो क्या चेक करना पड़ता है, पैरेलल के लिए यहाँ पर ये जो दिक् अनुपात है उनको x y z के कोफिशिएंट के साथ गुणा कर लेना है और इक्वल टू 0 अगर आ रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगा। बस इतनी आपको यहाँ पर चेक करना रहता है। तो यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 1 × 1 -2, y का कोफिशिएंट -2 × 2 और ये हो जाएगा आपका 1 × 3, ये आपका कितना हो गया 1 - 4 + 3 इक्वल टू ये हो गया आपका 0 आया। इसका मतलब क्या है, ये लाइन और ये प्लेन आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट था लेकिन 2 बार यहाँ पर यूज़ हो गया इस एग्ज़ाम में। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि आपको यहाँ पर अच्छे से बेसिक चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप बेसिक चीज़ों को नहीं पढ़ोगे ऐसे इजी क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे और यही जो क्वेश्चन है ना वो आपका सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं। देखिए सेट के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के सब कोई बना लेंगे, मेनली आपका जो 2D और 3D ज्योमेट्री रहता है ना उसमें बच्चे लोग क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। और मेजर रीज़न ये होता है कि स्कूल में कोई भी, मैं यहाँ पर किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, हर बच्चे का ये प्रॉब्लम है 2D 3D मैक्सिमम लोगों का यहाँ वीक रहता है। तो मैं यही आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप 2D 3D को अच्छे से पढ़िए RD शर्मा 10th की बुक से। अगर आपने वहाँ से पढ़ लिया तो बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 डायरेक्ट ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है द इक्वेशन x² - y² इज इक्वल टू a² वेयर a इज ग्रेटर देन 0 रिप्रेजेंट। ये जो आपका इक्वेशन है x² - y² इज इक्वल टू a², जहाँ पर a का जो मान है वो 0 से बड़ा है, ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो क्लियरली इसका जवाब क्या है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर आपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन पढ़ा होगा तो डायरेक्टली आप इसको 1 मिनट से भी कम टाइम में यहाँ पर आप इसको टिक कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में, जैसे क्वेश्चन नंबर 47 हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 51 हो गया, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस है। 52 नंबर का क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपने अगर स्टेटमेंट पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ा है, इक्वेशन पढ़ा है, आपने डिफरेंट इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 48 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, परवलय x² + 4y + 4x + 2 इज इक्वल टू 0 को निर्देशिका का समीकरण है। ठीक है, किसके निर्देशिका का यहाँ पर समीकरण फाइंड करना है। तो देखिए निर्देशिका मतलब क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो सबसे पहले तो इसको हमको पैराबोला के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो हमको इसको अरेंज करना है पैराबोला के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए मैं करता हूँ x² + 4x, ठीक है, और +2 इज इक्वल टू -4y कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को x को एक तरफ ले लिया मैंने, y को एक तरफ ले लिया है ना।
पैराबोला में ऐसे होता है ना, x एक तरफ होता है, y एक तरफ होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस 2 में x² प्लस 4x प्लस अगर 4 कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर 2 जोड़ा है तो राइट साइड भी मैं यहाँ पर 2 जोड़ूंगा, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4। अच्छा, यहाँ पर से भी आप क्या कर सकते हो, -4 को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 बाई सॉरी ये हो जाएगा y माइनस 1/2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब ये आपका पैराबोला के फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पर हम ये करते हैं x प्लस 2 को मान लेते हैं कैपिटल X और y माइनस हाफ को मान लेते हैं कैपिटल Y। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू -4y हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा x इज इक्वल टू 4ax से, देखिए आपका जो पैराबोला का इक्वेशन होता है क्या होता है, x इज इक्वल टू 4ay होता है ना, 4 प्रकार के होते हैं पैराबोला फॉर्म। तो वहाँ पर से अगर मैं a को कंपेयर करूँ तो यहाँ पर a का मान कितना आ रहा है, यहाँ पर आपका a का वैल्यू आ रहा है -1। ठीक है, अब आप यहाँ पर जानते हैं कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू आप a लेते हो। जब भी इस फॉर्म में अगर आपका आया है x² इज इक्वल टू -4y के फॉर्म में आया है तो y इक्वल टू a लेना रहता है। तो यहाँ पर y इक्वल टू a लेंगे तो y का मान कितना है, यहाँ पर देखिए y इक्वल टू हम लोग a लेंगे, इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, स्मॉल y माइनस हाफ इज इक्वल टू -1 हो गया। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर a का मान -1 होगा ना, y² इज इक्वल टू -4x से करेंगे तो ये आपका a इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका a इज इक्वल टू 1 आया है। तो अब डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या करना रहता है, y इज इक्वल टू a लेना रहता है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमने इस इक्वेशन में y इक्वल टू a लिया, लेकिन y का असली मान कितना है, y माइनस हाफ है, तो y माइनस हाफ इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर y डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा, y बराबर 3/2 होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन यह गलत है, ऑप्शन में यहाँ पर जो दिया गया है सारे के सारे ऑप्शन में x के टर्म्स में इसको दे दिया है। तो ये अगर y के टर्म्स में होता तो आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर x के टर्म्स में दिया गया है, इसलिए आपका गलत ऑप्शन है, मतलब ये आपका क्वेश्चन विलोपित हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दुख होता है कि अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है 2D 3D को, है ना, और आपने डायरेक्ट्रिक्स निकाल भी लिया, लेकिन व्यापम की गलती की वजह से एक क्वेश्चन जो आपसे बन सकता था वो यहाँ पर गलत हो गया। तो व्यापम को इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस जो इतने अच्छे से फ्रेम किया गया है लेकिन लास्ट में एक्स वाई ऐसे छोटे छोटे सिली मिस्टेक की वजह से आप विलोपित कर देते हो, ये नहीं होना चाहिए। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा लॉस होता है जो पढ़ने वाले हैं उनको। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने कुल 7 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ भी चीज़ में अगर आपको डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर जिससे से आप डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। मैं फिर से यही बात बोलता हूँ कि 2D 3D के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं होते, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो बहुत ईजी तरीके से आप इसको बना सकते हो। और मैक्सिमम लोग 2D 3D की पढ़ाई नहीं करते हैं और यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अच्छे से इसका प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आप इसमें गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे के जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 से 60 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है वो क्वेश्चंस भी, बहुत सारे क्वेश्चन तो स्टेटमेंट बेस्ड ही हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी हम आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।